और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र का संग्राम। शिंदे गुट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। महाराष्ट्र का संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट में है। शिवसेना के बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। डिप्टी स्पीकर के नोटिस को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस को चुनौती दी गई है। खुद के और परिवार के लिए कोर्ट से सुरक्षा की मांग की गई। 2 सदस्यीय बेंच अब सुनवाई करेगी। शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे और शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी केस लड़ेंगे। बागी विधायकों पर संजय राउत का हमला। बागी विधायकों का जमीर मर गया है। गुवाहाटी में बैठा हर व्यक्ति हमारा करीबी है। केंद्र सरकार विधायकों को सुरक्षा दे रही है। महाराष्ट्र सरकार एमएलए को सुरक्षा देने में सक्षम है। तो संजय राउत का यह बयान सामने आया है और साफ तौर पर केंद्र सरकार पर संजय राउत ने आरोप लगाया है। कहा केंद्र सरकार उन बागी विधायकों को सुरक्षा दे रही है। और उन्होंने कहा कि बागी विधायकों का जमीर मर चुका है। तो संजय राउत के लगातार इस घटनाक्रम के बीच में कई बयान सामने आए हैं। ताजा बयान उनका बागी विधायकों को लेकर, कहा उनका जमीर मर चुका है, लेकिन असम में बैठा, गुवाहाटी में बैठा हर विधायक उनका करीबी है और इनको वहां पर सुरक्षा दी जा रही है। अमित राय संवाददाता मुंबई हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अमित, संजय राउत का ये बयान ऐसे समय में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, कितना मायने रखता है? ठीक है, संजय राउत लगातार जो है शिंदे ग्रुप पे आक्रामक हो रहे हैं। कल भी जो है एक सभा में उन्होंने ये कहा था कि इनकी आत्मा जो है पूरी तरीके से मर चुकी है। वो जो मुंबई आएगी उसकी सिर्फ डेड बॉडी आएगी और पोस्टमार्टम जो है वो आगे विधानसभा में किया जाएगा। तो इस तरह के वक्तव्य जो है लगातार वो दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो विधायक बचे भी थे और वो एक एक करके बैठक में शामिल हो रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ, तो दूसरे दिन फिर वो गुवाहाटी चले जा रहे हैं। तो संख्या वहां लगातार जो है बढ़ रही है। अब सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कुछ फैसला देता है। जिस तरह से 2 याचिकाएं डाली गई हैं। पहली याचिका ये जिस तरह से विधायकों को नोटिस दिया गया है अमान्य करने के लिए, तो ये याचिका डाली गई कि डिप्टी स्पीकर का अधिकारी नहीं और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जाहिर किया गया है। जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे जो फैसला नहीं आया था तब तक वो किसी विधायक को निलंबित नहीं कर सकते। दूसरी याचिका ये डाली गई है विधायक दल के नेता को लेकर। उसमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो है मेजोरिटी है 2/3, तो हम विधायक दल का नेता तय करेंगे। वहां बैठे हुए 13-14 विधायक जो है वो विधायक दल का नेता नहीं चुनेंगे। तो ये 2 याचिकाएं जो डाली गई, देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब शुरू होती है और इस पूरे मामले में फैसला क्या होता है। वही अगर शिंदे ग्रुप की तरफ से कहा जाए तो जो उनके तरफ से भी जो लॉयर खड़े हैं यहाँ पर, वो लॉयर उनके जो गुट है उनका साफ तौर पे कहना है कि जीत हमारी होगी। और पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखने के लिए जो है यहाँ जिस होटल में रुके वहाँ एक प्रोजेक्टर लगाया गया। प्रोजेक्टर के सामने सारे विधायक बैठेंगे और हर सुनवाई को जो है वो लाइव जो है देखते रहेंगे आखिरकार क्या कुछ सुनवाई हो रही है। सुनवाई होने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है। लेकिन एक और बात जो टेक्निकली मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कल शिवसेना की जो लीगल टीम थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहना है कि आपने अगर पार्टी के बारे में जो है वो कुछ भी भाष्य किया है, कुछ भी जो आपने कहा है जो पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ है, तो आपको अमान्य किया जा सकता है। अगर आपको अमान्यता से बचना है तो आपको आपकी पार्टी का विलय जो है किसी एक पार्टी में जो है करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आप अपात्र से बच सकते हैं। अब क्या ऑप्शन होता है इनके पास? इनके पास ऑप्शन ये किया तो बीजेपी में विलय करें। जो कल देर शाम खबरें आई जो हमने ब्रेक किया कि राज ठाकरे से फोन पर बातचीत हुई है एकनाथ शिंदे की, क्योंकि राज ठाकरे का ऑपरेशन था वो जो है कल डिस्चार्ज हुए। तो उनकी तबीयत को लेकर जो है उनसे हालचाल जो है पूछा गया और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि अब ऑप्शन ये है कि या तो ये बीजेपी में विलय हो या राज ठाकरे की मन से पार्टी में इनका विलय किया जाए। क्योंकि राज ठाकरे के साथ जाने में 2-3 फायदे होंगे। एक तो इनको हिंदुत्व मिलेगा, दूसरे ठाकरे नाम का जो है एक नाम मिल जाएगा, ठाकरे नाम जुड़ा हुआ है, तीसरा जो है राज ठाकरे की एक पैठ भी है। संभावनाएं बहुत है, कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। सब कुछ फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है। क्या कुछ फैसला आता है उसके बाद शिंदे ग्रुप जो है अपनी अगली रणनीति जाहिर करेगा।
जी अमित, आपने बताया कि मन से भी एक बड़ा विकल्प हो सकता है। संवैधानिक जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इस तरह का मशवरा दे भी रहे हैं, लेकिन क्या इस तरीके का राजनीतिक रिस्क जो है वो राज ठाकरे लेंगे? राज ठाकरे लगातार जो है बीजेपी के संपर्क में है। अभी जो राज्यसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद जो विधान परिषद चुनाव हुआ है, राज्यसभा की पार्टी राज ठाकरे की पार्टी के एक ही विधायक है, उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट किया था। तो वो निश्चित तौर पे चाहते हैं, बीच में जो हनुमान चालीसा का जो पूरा विवाद पैदा हुआ था, वो जानबूझ के हिंदुत्व को जो है आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुत्ववादी नेता अपने आप को साबित करने के सारी चीजें हुई थी। तो वो लगातार बीजेपी के संपर्क में। ऑप्शन क्या बचता है, जो लीगल टीम बता रही है कि अगर इनको अमान्य से बचना है, यानी इनको अपनी विधायकी पद बचाना है, तो इनको किसी पार्टी विलय होना पड़ेगा। अब उसमें तीन ही ऑप्शन बचते हैं, या तो बीजेपी के साथ जाए, या जो एक छोटी पार्टी प्रहार जिसके करता रहता बच्चू कडू है, उसके दो। बिल्कुल अमित, नजर बनाए रखिएगा पूरे घटनाक्रम पर, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। युवती से दुष्कर्म, जयपुर में शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया गया। पीड़ित युवती ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। जवाहर सर्किल थाने में मामला दर्ज करवाया गया। छेड़छाड़ और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज हुआ। सोशल मीडिया पर युवती की मुलाकात हुई थी। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो जवाहर सर्किल थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। युवती का आरोप है कि आरोपी उसे सोशल मीडिया पर मिला था, दोनों की बातचीत हुई, युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और उसके बाद दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। और आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या था ये पूरा घटनाक्रम, कब ये हुआ और कब युवती को लगा कि जो युवक है, जो आरोपी युवक है, उसने उसे धोखा दिया है? देखिए, ये जो मामला है, ये मालवीय नगर इलाके का मामला है, जो कि 19 वर्षीय जो युवती है, जो कि पीड़िता है, दुष्कर्म पीड़िता है, उसने जवाहर सर्किल थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि विक्रम सिंह नाम के युवक से उसकी कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद में उनके नजदीक बड़ी दोस्ती होने लगी और सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई थी। उसके बाद जहां पर युवती रहती है, वहीं पर विक्रम सिंह आया और उसके साथ में उसको शादी का झांसा दिया करता था, अक्सर जब भी बात करता था। तो ऐसे में दोस्ती का फायदा उठाते हुए शादी का झांसा दिया और उसके बाद विक्रम ने युवती के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद अचानक से वो जो उसका संपर्क जब बंद हो गया और कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो मिल नहीं पाए। ऐसे में अब जाकर के युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है। जी विष्णु, क्या विक्रम सिंह जयपुर का रहने वाला है? पुलिस उस तक पहुंच पाई? क्या उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास? देखिए, अभी तक जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में अभी तक पीड़िता के जो बयान होना, क्योंकि अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ऐसे में बयान होंगे। बयान के बाद में और गहनता से कई जानकारी सामने आई, जिसके बाद विक्रम सिंह को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक विक्रम सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक और छोटे और जहां कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बार बार मंत्री विधायकों के मनमुटाव खुलकर सामने आ रहे हैं, जिससे पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है, सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग रही घर के चिराग से। आपने ट्रांसफर करा, डॉक्टर को कह दिया, एक बार मंत्री जी से बात हो गई, भाई तू ज्वाइन कर ले, कर ले जहाँ भी आपने ट्रांसफर करा कह दिया था ना। उसके बाद में कल स्थानांतरण, आपने कहा कि जिनके स्थानांतरण हो गए कैंसिल नहीं करेंगे, ये कैसे कर दिए? ये तो एक वानगी है, ऐसे कई मामले हैं। सच तो ये है कि आपसी मनमुटाव बार बार खुलकर बाहर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक ही बार बार सरकार के मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ताजा मामला किशन पोल विधायक अमीन कागजी का है,
जिन्होंने डॉक्टर्स के तबादलों से नाराज होकर अपनी ही सरकार के मंत्री के निवास पर धरना दे दिया। विधायक के ये आक्रामक तेवर मीडिया की सुर्खियां बने और पार्टी में एकजुटता दिखाने में जुटी कांग्रेस के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। विपक्ष ने इसे लेकर सत्ता संगठन पर ताने कसे और कांग्रेस को सवालों का जवाब देना भारी हो गया। कांग्रेस अब केवल इतना कह रही है कि कांग्रेस एकजुट है और मिशन 2023 हर हाल में पूरा होगा। हम सब एक है, 2023 में पूरा सरकार बनाएंगे, 24 में मोदी सरकार का तख्ता पलटाएंगे। अमीन कागजी सत्ता पक्ष के अकेले ऐसे विधायक नहीं हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के मंत्री को घेरा है। पिछले दिनों में बार बार ऐसे वाकये सामने आए। मंत्री अशोक चांदना मंत्री पद को ही जलालत भरा बता चुके हैं, तो दिव्या मदेरणा जलदाय मंत्री को रबड़ स्टैंप तक कह चुकी हैं। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा अपना इस्तीफा भेज चुके हैं, तो वहीं राजेंद्र विधोड़ी कह चुके हैं कि सीएम गहलोत रीट की सीबीआई जांच से डरते हैं। विधायक अमीन खान विधानसभा में कह चुके हैं कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को दरकिनार कर रही है, तो भरत सिंह कुंदनपुर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई बार सीएम को खत लिख चुके हैं। जल्दबाजी में धैर्य खो रहे माननीयों की वजह से पार्टी और सरकार दोनों की बार बार किरकिरी हो रही है। पार्टी के किए जा रहे एकजुटता के दावे फेल हो रहे हैं, जिसका खामियाजा सत्ता और संगठन दोनों को उठाना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना का विरोध, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। जोधपुर में अग्निपथ योजना पर कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। तो सभी 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ योजना के विरोध में, और हर जगह से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने की तैयारी सभी विधानसभा क्षेत्रों से। अग्निपथ योजना, जिसमें 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की योजना सरकार लेकर आई थी, उसी के विरोध में आज राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से आज ज्ञापन सौंपा जाएगा प्रधानमंत्री के नाम। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं जोधपुर की तरफ। रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, क्या तस्वीरें जोधपुर से और प्रदर्शन की क्या तैयारी? आज पूरी विधानसभा क्षेत्र 200 विधानसभा क्षेत्रों से ज्ञापन सौंपे जाएंगे। जी आसिफ, बिल्कुल कांग्रेस विरोध की तैयारी में है। जोधपुर में हम मौजूद हैं। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला, हालांकि आगामी दिनों में प्रस्तावित दौरा है मुख्यमंत्री का भी, लेकिन उससे पहले अग्निपथ को लेकर के लगातार जो विरोध है उसके स्वर कहीं ना कहीं मुखर हो रहे हैं और जोधपुर इन सब में केंद्र बना हुआ है। जोधपुर में कांग्रेस का भी धरना है, आरएलपी की भी रैली है। इस बीच अभी मैं मौजूद हूँ सोस्ती गेट के राजीव गांधी चौक पर, जहाँ कांग्रेस के जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ धरना दिया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ धरना स्थल पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आना जो है लगातार सिलसिला जारी है। शहर विधायक, क्योंकि विधानसभा वार ये सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, तो शहर विधायक मनीषा पंवार की भी मौजूदगी यहाँ है और उनके साथ साथ अन्य कार्यकर्ता हैं। मेला आयोग के अध्यक्ष रमेश बोराना है, डीसीसी पीसीसी मेंबर जो हैं वे भी यहाँ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हैं, तो उन सब से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ को लेकर के आखिर ये विरोध किया जा रहा है। विधायक जी, ये आज कांग्रेस 200 विधानसभाओं में विरोध कर रही है, जोधपुर केंद्र रहा है, आपकी अगुवाई में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार हठधर्मिता के द्वारा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, एक अग्नि पथ के माध्यम से, अग्निवीर के माध्यम से युवाओं पर एक थोपी जा रही नौकरी है,
केवल 4 साल के लिए युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो बातें करते थे मोदी सरकार में आने के लिए कि हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, लेकिन ये युवाओं का सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य के साथ। 4 साल में जो वो 25 साल का होगा तो वो अपने आप को क्या समझेगा, एक ठगा सा महसूस करेगा। और कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ रही है। कांग्रेस सरकार के सीट नेतृत्व राहुल गांधी जी से लेकर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत और डोटासरा जी के नेतृत्व में आज हमारे प्रभारी यहाँ गुलेचा साहब भी उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में हम मिलकर युवाओं के साथ एक सत्याग्रह के माध्यम से इस योजना का विरोध कर रहे हैं और जब तक करते रहेंगे जब तक मोदी सरकार इस योजना को वापस नहीं ले लेती। जिस तरह काले कानून, किसान के जो कानून 3 कानून लाए थे, हम लोग डटे रहे, किसानों के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर इस कानून का विरोध किया। उसी प्रकार हम युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से इस योजना का विरोध करेंगे और जब तक करते रहेंगे, सड़कों पर तब तक रहेंगे जब तक ये मोदी सरकार। रंजन, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। इस समय सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का। आगे बढ़ते हैं। राजधानी में सीएचए का प्रदर्शन जारी है। सीएम के नाम ये भी आज ज्ञापन सौंपेंगे। आज प्रदेश भर में कोविड स्वास्थ्य सहायक ज्ञापन सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। 200 विधानसभा क्षेत्रों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे सीएचए। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग। सीएचए का प्रदर्शन, धरना लगातार जारी। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू हो चुका है राजधानी के अलावा, और कहां पर इनकी जो तादाद जो है वो जुटी है ज्ञापन सौंपने के लिए? सौरभ। जी बिल्कुल, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपना जो ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया है। अलग अलग जगहों से खबरें आ रही कि ज्ञापन जो है वो सौंपे जा रहे हैं, लेकिन शहीद स्मारक की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भूख हड़ताल भी लगातार जारी है और आज भूख हड़ताल का चौथा दिन है और चौथे दिन तक 17 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत जो है वो अब तक बिगड़ चुकी है। आज सुबह भी 4 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अस्पताल में जो है वो भर्ती कराना पड़ा है, क्योंकि ये लोग लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अब इनके आंदोलन को जो है वो 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। तो एक तरफ जहां कांग्रेस अग्निवीर योजना के विरोध में आज ज्ञापन सौंप रही है, तो इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जो है वो कोरोना वीर यानी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को रोजगार देने के लिए संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। साथ ही अलग अलग जिलों में जो है वो ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर है। तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर धरने में शामिल है और इनके हौसले जो है वो अब तक जो है वो नहीं टूटे। तो इस प्रकार से लगातार जो है वो धरना जारी है। कितने लोगों की आप लोगों की तबीयत बिगड़ी है और इतनी जब तबीयत बिगड़ रही है क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों भूख हड़ताल कर रहे हैं आप लोग? सर आज 88 दिन हो गए हमको धरना देते हुए और 4 दिन से हम अनशन चल रहा है। परसों दिन हमारे 4 साथियों की तबीयत खराब हुई और कल हमारे 8 साथियों की तबीयत खराब हुई, जिसमें 3 को एडमिट कराया गया और आज सुबह से लेके अब तक हमारे 7 साथियों की तबीयत खराब हो चुकी है। अब ये लड़ाई हमारी नौकरी के लिए सर, जो इज्जत की आ गई तो अब जान देकर भी हम नौकरी लेंगे और अब कुछ भी हो जाए, जब या तो जान जाएगी या नौकरी आएगी। लेकिन आप लोगों की बातचीत तो किसी से हो नहीं पा रही। निसंदेह सरकार निष्ठुर हो चुकी है, कोई डेलीगेशन नहीं बुला रही, हमसे कोई बातचीत नहीं कर रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने हक को छोड़ के चले जाएंगे। हमने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगा के हमने सेवा की है। राजस्थान का नंबर 1 नाम किया है देश के अंदर और हमने वो सेवा की जो दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। अपनी जान जोखिम में डाल के हमने सेवा की। आज हमारा हक बनता है, हमारी रोजी रोटी का हक बनता है। हम उस मान सम्मान और हमारी रोजी रोटी को लेकर रहेंगे, चाहे हमारी यहाँ जान चली जाए। हम ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और संविधान में सबको अपनी बात मनवाने का, अपना हक लेने का अधिकार है। सरकार रोजगार की मांग को लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी भूख हड़ताल पे बैठी हैं क्या?
नहीं, मैं भूख हड़ताल पर नहीं हूँ। छोटे बच्चे को लेके आज 88 दिन हो गए हैं, धरने पर बैठी हूँ। तो बच्चे की तबीयत बिगड़ जाएगी आप जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार बैठे हैं। तब तक सुविधा केंद्र नहीं मिलेगा, तब तक बैठे रहेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। तो देखिए आप ये इस प्रकार की तस्वीर है आसिफ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर धरना जो है वो लगातार जारी है, लेकिन किसी प्रकार से कोई वार्ता जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन ये लोग भी अब जीत पर अड़े हैं और ये जीत का ही एक साइड इफेक्ट है कि 17 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की अब तक जो है वो तबीयत खराब हो चुकी है। लेकिन आज जो है वो अलग अलग जगहों पर ज्ञापन भी जो है वो सौंपे जा रहे हैं। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दिया कब गया?